हेलो एवरीवन, हम मेवाड़ की गुहिल डायनेस्टी के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि राणा सांगा की डेथ होने के बाद में मेवाड़ स्टेट का रूल किस तरीके से चला था। आप हमारे टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आरएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे का नाम था भोजराज, लेकिन भोजराज की डेथ जब राणा सांगा जिंदा होते हैं, राणा सांगा रूलिंग टाइम में होते हैं, उसी टाइम भोजराज की डेथ हो जाती है। भोजराज की मैरिज होती है मीराबाई के साथ में, और मीराबाई मेड़ता की प्रिंसेस थी। मेड़ता में राजा होते हैं वीरमदेव मेड़तिया और उनका भाई होता है रतन सिंह। रतन सिंह की बेटी होती है मीराबाई, ये आपको ध्यान में रखना है। वीरमदेव मेड़तिया जो है, जब राणा सांगा ने बैटल ऑफ खानवा हुई थी 1527 में, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कंप्लीट राजस्थान के राजपूत किंग्स को इनवाइट किया था, और जो लेटर लिखा जाता था उस टाइम उसको बोलते थे पाती परवन। तो उसमें मेड़ता से वीरमदेव मेड़तिया ने भी पार्टिसिपेशन किया था बैटल ऑफ खानवा में। नेक्स्ट जो बेटे हुए, जैसे ही राणा सांगा की डेथ होती है उसके बाद में मेवाड़ की जो गद्दी है, मेवाड़ की जो राजा की पोस्ट है, वो दी जाती है रतन सिंह को, राणा सांगा के दूसरे बेटे को। लेकिन जो रतन सिंह है वो भी बूंदी के एक राजा होते हैं सूरजमल, उनके साथ में फाइट करते हुए उनकी भी डेथ हो जाती है कुछ समय के बाद में ही। उसके बाद में मेवाड़ का जो राजा बनाया जाता है वो होते हैं विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य कुछ समय के लिए यहाँ का राजकाज संभालते हैं। लेकिन जैसे ही विक्रमादित्य को राजा बनाया जाता है, ये बात क्लियर हो जाती है कि विक्रमादित्य एक एबल रूलर नहीं है, इसलिए उनके गार्जियन के रूप में रोल प्ले करती हैं उनकी मदर, जिनका नाम होता है कर्मावती। ये राणा सांगा की बूंदी रानी होती है, बूंदी राज्य से, हाड़ौती राज्य से बिलोंग करती है, इसलिए इनको हाड़ी रानी बोलते हैं। कर्मावती जो है वो एज ए गार्जियन रोल प्ले करती है। तो यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन उठ जाएगा कि कर्मावती ने मेवाड़ के किस राजा के गार्जियन के रूप में रोल प्ले किया था। तो विक्रमादित्य के लिए उन्होंने रोल प्ले किया था। कर्मावती के दो बेटे होते हैं, बड़ा बेटा विक्रमादित्य और छोटा बेटा उदय सिंह। अब ये होता है कि जैसे ही सबको पता चलता है राणा सांगा की डेथ हो जाती है, उसके बाद में जैसे ही पता चलता है कि मेवाड़ की जो पोजीशन है वो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी डिग्रेड होती जा रही है। अब इसका फ़ायदा जो आसपास के जो स्टेट वाले हैं वो उठाना चाहेंगे। तो प्रेजेंट टाइम में जब विक्रमादित्य राजा होता है मेवाड़ का, उस समय गुजरात का राजा होता है बहादुर शाह। उसको भी मेवाड़ की कंडीशन के बारे में पता होती है, इसलिए वो 1533 AD में मेवाड़ के ऊपर अटैक कर देता है। रानी कर्मावती को पता है कि मेवाड़ जो है वो प्रेजेंट टाइम में एक बैटल को फेस करने के लिए तैयार नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हैं कि अभी कुछ ही सालों में एक दो राजा चेंज हुए हैं, मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है। हमारे पास में इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज होने चाहिए वो इतना फोकस नहीं है, हमारी जो आर्मी है वो इतनी संगठित नहीं है, तो हम किसी भी बैटल को फेस नहीं कर सकते। इसलिए रानी कर्मावती ट्रीटी कर लेती है गुजरात के रूलर बहादुर शाह के साथ में कि हम आपको रणथंबोर फोर्ट दे देंगे, आप हमारे ऊपर अटैक मत कीजिए। रणथंबोर फोर्ट दे दिया जाता है बहादुर शाह को, लेकिन बहादुर शाह को तो लगता है कि यार बिना युद्ध किए, बिना बैटल किए आराम से फोर्ट मिल रहे हैं, क्यों ना दोबारा अटैक किया जाए। और इसी तरीके से वो 1534-35 AD के बीच में दोबारा से मेवाड़ के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन अब रानी कर्मावती को ये बात फील होने लग जाती है कि इस तरीके से तो बहादुर शाह नहीं मानेगा नहीं, वो तो इसी तरीके से बार बार अटैक करेगा और मेवाड़ का कोई ना कोई पार्ट अपने साथ में लेकर के जाएगा। इसलिए रानी कर्मावती हुमायूं, उस समय बाबर का बेटा हुमायूं राजा होता है, और हुमायूं के साथ में मुगल जो एम्परर है उसके पास में राखी भेजती है, एक तरीके से संदेश भिजवाती है, इन्फॉर्मेशन भिजवाती है कि आप हमारी हेल्प कीजिए। हालांकि जो हुमायूं है वो प्रॉपर टाइम पर मेवाड़ नहीं आ पाते हैं, इसीलिए मेवाड़ का सेकंड साका हो जाता है। रानी कर्मावती को लगता है कि इस तरीके से तो हम जो बहादुर शाह है उसको बार बार मेवाड़ का कोई पार्ट दे नहीं सकते और युद्ध तो करना पड़ेगा। अब ऐसी सर्कमस्टेंसेज में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब ऐसी सर्कमस्टेंसेज जब लगता है कि युद्ध करना जरूरी है और हम प्रॉपर जो रिसोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, इस टाइम जो वॉर होती है, बैटल होती है, उसको बोलते हैं साका। साका में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि साका में दो चरण होते हैं। पहला होता है जोहर, कोई ना कोई रानी जो होती है वो अन्य रानियों के साथ में मिल करके फायरबात कर लेती है, मतलब अग्नि में, फायर में समा जाती है, तो उसको बोलते हैं जोहर। और दूसरा जो चरण होता है, लेवल होता है, वो उसे बोलते हैं केसरिया। इसमें किसी ना किसी की लीडरशिप में जो कंप्लीट आर्मी है वो बैटल फील्ड में उतर जाती है। तो यहाँ पर जोहर करती है रानी कर्मावती, विक्रमादित्य की मदर, राणा सांगा की वाइफ। और जो केसरिया करते हैं, प्रेजेंट टाइम में हमारे राजस्थान में प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, उसको एंशियंट टाइम में देवलिया नाम से जानते थे, जब हमारे यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स का रूल था उस समय।
तो वहाँ के रूलर, वहाँ के आप सामंत बोल सकते हो, फ्यूडल लॉर्ड बोल सकते हो, तो बाघ सिंह वहाँ के फ्यूडल लॉर्ड थे। और ये जो बाघ सिंह हैं, इन्होंने बैटल ऑफ खानवा में भी रिप्रेजेंटेशन अपना दिया था। बाघ सिंह की लीडरशिप में केसरिया होता है। इन बाघ सिंह को देवलिया दीवान के नाम से जानते थे, देवलिया से बिलोंग करते थे। और हमें पता है कि मेवाड़ के जो राजा हैं वो खुद को एकलिंग जी का दीवान बोलते थे, तो बाघ सिंह को देवलिया दीवान नाम से जाना जाने लगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठ जाएगा कि जब चित्तौड़ का सेकंड साका हुआ उसमें केसरिया किसकी लीडरशिप में हुआ था? तो बाघ सिंह देवलिया की लीडरशिप में हुआ था और उसको देवलिया दीवान के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ का फर्स्ट साका अब सबको पता होगा 25 अगस्त 1303 को हुआ था फर्स्ट साका, जिसमें रानी पद्मिनी ने, रावल रतन सिंह की वाइफ थी रानी पद्मिनी, वो तो करती हैं जौहर, और केसरिया करते हैं रावल रतन सिंह, और उनके साथ में गोरा और बादल, ये तीनों मिलकर के इनकी लीडरशिप में केसरिया होता है। ठीक है, तो 1303 में जब अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तब जाकर के फर्स्ट साका होता है। और अब सेकंड साका किया करमावती ने, जौहर किया, और बाघ सिंह देवलिया की लीडरशिप में होता है केसरिया। ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्या होता है कि सेकंड साका हो जाता है, उसके बाद में यहाँ पर कुछ समय के लिए बहादुर शाह का रूल एस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन जब हुमायूं के पास में संदेशा पहुँचता है, इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, तो हुमायूं जो है वो प्रेजेंट उस टाइम में लगभग हमारा जो मिडिल इंडिया होता है, मिडिल इंडिया मीन्स जो MP वाला रीजन है, उसी एरिया में प्रेजेंस होती है किसकी? हुमायूं की। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये मेवाड़ है, यहाँ पर एरिया है गुजरात का, और ये एरिया है मालवा। इस एरिया में उस टाइम जब गुजरात का जो राजा बहादुर शाह था वो थोड़ा पावरफुल था, और इस एरिया मालवा के ऊपर भी उसका अटैक, उसका डोमिनेंस होता है, मतलब मालवा भी गुजरात के अंडर उस टाइम होता है। अब जो हुमायूं है वो मेवाड़ तो पहुंच नहीं पाया, लेकिन मालवा के ऊपर अटैक करता है और मालवा को अपने अंडर कर लेता है। यहाँ पर बहादुर शाह को जैसे ही पता चलता है कि हुमायूं मेवाड़ की तरफ आ रहा है, तो वो यहाँ से छोड़ करके दमन और दीव साइड चला जाता है बहादुर शाह, वहाँ पर पुर्तगालियों के साथ में कुछ ट्रीटी करने के लिए, और वहीं पर इसकी डेथ हो जाती है बहादुर शाह की। तो एक तरीके से हुमायूं यहाँ पर आता है, और हुमायूं का आने का पता चलता है, तो जिन लोगों को छोड़ करके बहादुर शाह मेवाड़ में जाता है वो लोग भी यहाँ से भाग जाते हैं। तो दोबारा कुछ समय के बाद में ही जो मेवाड़ है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश कर लेता है। अब यहाँ पर फिर से मुद्दा ये उठता है कि पता चलता है कि भाई विक्रमादित्य तो एबल रूलर नहीं है और उदय सिंह है छोटे, तो उदय सिंह जब तक राजा बने, अपने आप को एबल कर पाए कि वो राजा बने, तब तक आप ये जो पावर है, मेवाड़ का जो रूल है, वो किसी को तो संभालने दोगे ना। तो हमने देखा था कि राणा सांगा का एक भाई था जिसको फ्लाइंग प्रिंस के नाम से जानते थे, जिनका नाम पृथ्वीराज था। उनके कॉन्क्यूबाइन सन थे, मतलब उनके दासी पुत्र थे, स्लेव के बेटे थे, और उनका नाम था बनवीर। तो बनवीर को कुछ समय के लिए मेवाड़ का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाता है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन करोगे कि भाई विक्रमादित्य और उदय सिंह कहाँ हैं? जब ये साका हुआ, सेकंड साका मेवाड़ का, तो इसमें उस समय ये लोग कहाँ थे? तो करमावती ने इन दोनों को अपने पीहर बूंदी भेज दिया था, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बनवीर को कुछ समय के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाता है, लेकिन बनवीर के मन में इच्छा होती है कि यार राजा भी बने और कुछ समय के लिए। बोली यार कंप्लीटली राजा बनना है। बोली कैसे बना जाए? बोली बना तभी जा सकता है जब विक्रमादित्य को मार दिया जाए या फिर उदय सिंह को मार दिया जाए। बोली अगर एक को मारा जाएगा तो दूसरा राजा बना दिया जाएगा, बनवीर को थोड़ा ना एक्सेप्ट किया जाएगा एज ए रूलर। तो बनवीर को लगा कि क्यों ना दोनों को ही मार दिया जाए, उदय सिंह को भी और विक्रमादित्य को। जब कोई रहेगा ही नहीं तो मेरे पास में कंप्लीटली पावर रहेगी। तो बनवीर के मन में जब ये आइडिया आते हैं तो पहले वो विक्रमादित्य को मार देता है बनवीर, उसके बाद में वो उदय सिंह को मारने के लिए भी जाता है। लेकिन जब रानी कर्मावती जौहर कर रही होती हैं तो वो अपने बेटा, उनका बेटा छोटा होता है, तो अपने बेटे की जो प्रोटेक्शन है, उनकी धाय होती है, पन्ना धाय, जो उदय सिंह को पालती पोसती हैं, तो उनको उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दे करके जाती हैं कि आपको उदय सिंह की रक्षा करनी है, उनकी प्रोटेक्शन करनी है। अब जब बनवीर किसको, उदय सिंह को मारने के लिए आता है, ये बात पन्नाधाय को पता चलती है। तो पन्नाधाय को लगता है कि मेरे को जिम्मेदारी दी गई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, और उस समय जो पैट्रियोटिज्म होता था ना किसी स्टेट के लिए, वो खतरनाक वाला होता था, डेंजरस लेवल पर। पन्नाधाय का बेटा जो है चंदन, वो भी सेम एज का होता है उदय सिंह के जितना ही। जहाँ पर उदय सिंह सोता था वहाँ पर चंदन को सुला दिया जाता है, और जब बनवीर आता है तो चंदन को मार करके बनवीर को लगता है कि उसने उदय सिंह को मार दिया। लेकिन पन्नाधाय उदय सिंह को अपना बेटा बना करके वहाँ से निकल जाती है चित्तौड़ से, और वो चली जाती है कुंभलगढ़।
कुंभलगढ़ जो फोर्ट होता है, हमको पता है कि राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ फोर्ट बनाया था और कुंभलगढ़ ने हमेशा से मेवाड़ की एक इमरजेंसी कैपिटल के रूप में रोल प्ले किया था। अब यहाँ के जो प्रोटेक्टर होते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट के, वो होते हैं आसा देवपुरा। वहाँ पर शेल्टर दी जाती है पन्नाधाय को और उदय सिंह को आशा देवपुरा के द्वारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आशा देवपुरा ने हेल्प की थी पन्नाधाय और उदय सिंह की। यहाँ पर उदय सिंह को एक तरीके से उनकी ग्रोथ की जाती है, डेवलपमेंट होता है उनका, और कुछ समय के बाद में जब ये लगता है कि हाँ उदय सिंह जिंदा है और उदय सिंह ही राजा होना चाहिए मेवाड़ का, तो इसको लेकर के बाद में उदय सिंह और बनवीर के बीच में क्लैश होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उदय सिंह के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में हम देख लेते हैं। कुंभलगढ़ फोर्ट जो है उसको बनवाया था राणा कुंभा ने, और यहाँ पर कुंभलगढ़ फोर्ट को बनवाने का मेन कारण ये था कि जो राणा कुंभा है वो कंप्लीट मेवाड़ के ऊपर अपना जो एक आई साइट है वो रखना चाहते थे। तो कुंभलगढ़ फोर्ट में जो हाईएस्ट प्लेस है उसका नाम है कटारगढ़, और कटारगढ़ जो था वो राणा कुंभा का लिविंग प्लेस था। वहाँ पर वो रहते थे और वहाँ पर बैठ करके वो कंप्लीट मेवाड़ को देख लेते थे, इसलिए कटारगढ़ को आई ऑफ मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। कुंभलगढ़ के जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम था मंडन, और यहाँ पर एक यूलोजी लिखी गई है। यूलोजी के जो राइटर हैं उनका नाम है महेश, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो कुंभलगढ़ यूलोजी है उसी में लिखा गया है राणा हम्मीर के लिए विषम घाटी पंचानन वर्ड, ये आपको ध्यान में रखना है। विषम घाटी पंचानन मतलब विषम घाटी पंचानन का अर्थ ये होता है कि कठिन युद्धों के समय में भी अपने आप को लॉयन की तरह एस्टेब्लिश रखना, एक जगह मतलब एस्टेब्लिश करना, ये उनकी पावर थी राणा हम्मीर की। तो ये हमने कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स देखे। जब आर्ट और कल्चर में भी हम कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।